नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां फुल इन फाइनल में वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के आधार पर होगा एक्सपर्ट्स के साथ विश्लेषण और जानेंगे मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर भी किस तरीके से बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि खबर यह है कि हमले का काउंटडाउन हो चुका है शुरू और हाई अलर्ट पर है ईरान। तो फिलहाल आपको बता दें, ईरान में हाई अलर्ट को लेकर बड़ी खबर है, जहां समंदर में उतरी ईरानी सेना और ईरान की हाई सिक्योरिटी जोन में अचानक से हलचल हो गई तेज। वहीं ईरान ने समंदर में अपनी सेना को उतार दिया है। इन दो खबरों का कनेक्शन ईरानी हमलों के काउंटडाउन से कितना जुड़ा है, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से सीधा सवाल। वहीं महत्वपूर्ण खबर, ईरान पर केमिकल अटैक का खौफ। क्या ईरान पर केमिकल या बायो वेपन का इस्तेमाल होने वाला है? ईरान के बड़े अधिकारी ने यह आशंका किस आधार पर जताई है? दूसरी बड़ी खबर पर होगी इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। वहीं तीसरी और महत्वपूर्ण खबर, कीव पर बड़े हमले को लेकर शुरू कुर्स्क का बदला, क्योंकि कीव पर हमले अब शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले कीव पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है और क्या पुतिन ने कुर्स्क का बदला शुरू कर दिया है? वहीं चौथी खबर, चीनी सेना ने घेरा ताइवान, रूस का प्लान। चीन के 13 विमान ताइवान स्ट्रेट में और चीन के शिप ताइवान स्ट्रेट में, क्या इसके पीछे रूस है? ये कनेक्शन आखिर है क्या? डिटेल इस बारे में भी होगी आपके सामने, लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जिससे साफ हो रहा है कि किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। और सेंट्रल गाजा में इजरायल की भयंकर बमबारी की अब तस्वीर होगी आपके सामने। नुसीरत कैंप में इजरायल के एयर अटैक को लेकर आई खबर, हमास की इमारत को कैसे नेस्तनाबूद किया गया, देखिए। आईडीएफ की तरफ से दावा कि बिल्डिंग में हमास का कमांड सेंटर था। और दक्षिण गाजा में इजरायल के घातक हमले को लेकर एक और खबर, जहां धमाकों से ढेले खान यूनिस के इलाके की यह तस्वीर अब आपके सामने। हमास के रॉकेट लॉन्च पैड तबाह। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आईडीएफ ने एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जिसके बारे में दावा यह किया गया कि इसी बिल्डिंग में हमास का कमांड सेंटर था, इसीलिए टारगेट हिट कर कैसे इस हमले को दिया गया अंजाम, तस्वीर आपके सामने। वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिण गाजा में इजरायल के उस घातक हमले की, जहां धमाकों से खान यूनिस का इलाका दहल उठा और हमास के रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। इजरायल के तेल अवीव में आग से हड़कंप को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, एडम स्ट्रीट की सरकारी बिल्डिंग में आग लगी और आग की लपटों में गाड़ियां तक तबाह हो गई। हालांकि आग की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन दावा यह कि किस तरीके से इजरायल के तेल अवीव में आग से हड़कंप मच गया, ये देखिए तस्वीर। एडम स्ट्रीट की सरकारी बिल्डिंग में यह आग लगी। आग इस कदर बेकाबू हो गई कि उसके बगल में खड़ी इमारत के आगे खड़ी गाड़ियां तक इसकी चपेट में आ गई। और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है। आपको बता दें, मरकाबा रामिये में इजरायली हमला हुआ और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को कर दिया गया तबाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक की एक और तस्वीर। इजरायल जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, दावा यह कि अब हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। वहीं लेबनान में 3 इलाकों पर एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह, हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को जमींदोज करने का दावा। तो ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे अब
टारगेट किया जा रहा है और इजरायली हमले के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि लेबनान में 3 इलाकों पर एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई। वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। तीन ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने क्योंकि अब तेल अवीव में देखिए किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। आग की लपटों में गाड़ियां तक इसकी चपेट में आ गई। वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया और साथ ही हिजबुल्लाह के 10 ठिकाने जमींदोज कर दिए गए क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक को लेकर खबर। और अब डोनेट्स्क में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह। बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी टैंक माइन ने रूसी वाहन को तबाह कर दिया है और यूक्रेनी फोर्स ने डोनेट्स्क में TM62 माइन बिछाया। इस वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए डोनेट्स्क में रूसी आर्मर्ड व्हीकल को कैसे टारगेट किया गया, तबाह करने का दावा किया जा रहा है। एंटी टैंक माइन ने रूसी वाहन को किया है तबाह। और खबर डोनेट्स्क में रूसी फोर्स के ग्राउंड अटैक को लेकर भी है। आपको बता दें, रोनोदुर्विस्का में रूसी फोर्स की एंट्री हो चुकी है और यूक्रेनी फोर्स के हाइड आउट को निशाना बनाया गया है। बसो। चलिए, लगातार जिस तरीके से इन दोनों वॉर फ्रंट पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, आपको बता दूं इस वक्त 2 एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राजन, सबसे पहला सवाल उसी आधार पर, क्योंकि इस वॉर फ्रंट में इजरायल जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आज एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों से ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जहां दावे यही किए जा रहे हैं कि ये कमांड सेंटर है जिन्हें अब वो पूरे स्तर पर तबाह करने में कामयाब हो चुका है, बल्कि 10 इमारतों को एक साथ जमींदोज करने का दावा। सुरभि, माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही थी। जो लास्ट में अपने क्वेश्चन को मैं सवाल ये कर रही थी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरीके से इजरायल अभी ऑपरेशंस के तहत तबाह कर रहा है, उसमें इस वॉर फ्रंट से आज खबरें बड़ी हैं। जी बिल्कुल। इजरायल पे जिस ढंग से हमला किया है, गजा में भी किया है, हिजबुल्लाह को भी किया है, तो इससे एक चीज साबित होती है कि वहां पे अभी जो एस्केलेशन है उसकी पूरी संभावना है। गजा में जो हमला हुआ है वो एक बिजनेसमैन जिसमें उसकी फैमिली मरी है, वो उसको सप्लाई करते थे, फूड सप्लाई करते थे। और हिजबुल्लाह में जो हमला हुआ है वहां पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हिजबुल्लाह के बेसिस है, तो उस पर हमले हुए हैं। और ये वहां पे इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अभी जो बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इजरायल का हालांकि फोकस अभी डिफेंसिव है। इजरायल को लगता है कि ईरान का हमला कभी भी हो सकता है या हिजबुल्लाह के माध्यम से वो फिर से हमला करवा सकते हैं। तो इजरायल डिफेंसिव है, लेकिन इसके अलावा जो अभी हमले हो रहे हैं गजा में और हिजबुल्लाह में अभी हमले हुए हैं, लेकिन ये उस स्केल के हमले नहीं है जैसा कि उसने पहले किया था। उसकी तैयारी है कि अभी किस ढंग से अपने सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करके वो उसको डिफेंस पे लगा सके। और अभी एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ है सुबह, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अभी फ्राइडे को एक पीस प्रपोजल भी भेजा गया है जिसमें हमास को भी, कतर ने भेजा है, ये हमास को भी भेजा है और इजरायल को भी भेजा है। और आप जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ईरान अटैक कब करेगा, तो मुझे लगता है कि ईरान उसके लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगी सर। आगे एक्सक्लूसिव डिटेल इनपुट है और उन्हीं खबरों पर भी आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से कांपे रूस को लेकर इस वक्त एक खबर मिल रही है, जहां कामचटका द्वीप में 7 की तीव्रता का भूकंप आया है और भूकंप से शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है। अब तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको इस बीच ये भी बता दें कि भूकंप के तेज झटकों से दहले रूस की ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां खबर आ रही है कामचटका द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप की और ये तस्वीर आपके सामने। हालांकि शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है और 8 किलोमीटर तक धुएं का गुबार भी फैल चुका है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस आपदा के तहत रूस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां
7 की तीव्रता का भूकंप और उसकी ये तस्वीर। वहीं इसी भूकंप से शिविलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है और ऐसा विस्फोट कि 8 किलोमीटर तक धुएं का गुबार फैल गया। तो रूस में भूकंप को लेकर खबर है, जहां भूकंप से धरती कैसे कांप रही है उसकी तस्वीर तो आपके सामने ही है। लेकिन देखिए 7 की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है और इस बीच 7 की तीव्रता के बाद भूकंप के बाद मची अफरा तफरी के साथ साथ अंदर की ये वो तस्वीरें सामने आ रही है जिसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि सब धरती किस तरीके से कांप उठी रूस में। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर पूरी जानकारी उन 8 बड़ी ब्रेकिंग्स की आपके सामने, जिस आधार पर फुल एंड फाइनल में आपको अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीरों के साथ साथ बड़ी खबरें हैं। इजराइल की भयंकर बमबारी गाजा में, वहीं धमाकों से दहले खान यूनिस के इलाके की तस्वीर आपके सामने थी। तेल अवीव में किस तरीके से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को जैसे इस वक्त टारगेट किया जा रहा है उसके बारे में एक्सपर्ट से किया सवाल। वहीं एक और बड़ी खबर आई, लेबनान में 3 इलाकों पर एक साथ हुई एयर स्ट्राइक को लेकर। वहीं एक और वॉर फ्रंट जहां डोनेट्स्क में अब रूसी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने का दावा किया गया और रूसी फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से रोनोवरस्का में नजर आ रहे हैं क्योंकि रूसी फोर्स की एंट्री यहां पर हो चुकी है। वहीं रूस में आए भूकंप की तस्वीर और साथ ही ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद बढ़ते खतरे की भी तस्वीरें आ रही है सामने। लेकिन अब आज की एक्सक्लूसिव खबर और बड़ी खबर, क्योंकि हमले की आखिरी तैयारियों में जुटे ईरान को लेकर खबर बड़ी है। फारस की खाड़ी में युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर ड्रिल को लेकर खबर, फारस की खाड़ी में जुटे हजारों IRGC सैनिक, बड़े युद्ध का फाइनल काउंटडाउन शुरू। IRGC की ये वॉर ड्रिल, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर ड्रिल, यानी फारस की खाड़ी में अब युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। इस तैयारी का आखिर मतलब क्या है, समझेंगे एक्सपर्ट से। उससे पहले खबर के बारे में और डिटेल जानकारी, क्योंकि फारस की खाड़ी में हजारों IRGC सैनिकों के जुटने को लेकर खबर है। हालांकि इजराइल पर हमला ईरान करके रहेगा और इजराइल से हानिया का बदला ईरान लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी खानी की ये वार्निंग है, जहां वो कह रहे हैं कि ईरान को इजराइल से बदला लेने का अधिकार है। अली खानी ने इजिप्ट को भी सचेत कर दिया है। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एनालिसिस के लिए GD बख्शी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और पहला सवाल अब इस आधार पर कि आखिर हमले की तैयारी पूरी बताई जा रही है, तो हमलों को किस आधार पर, किस स्तर पर दिया जा सकता है अंजाम? देखिए, जब 13 अप्रैल को ईरान ने पलटवार किया था तो उसने 320 ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। 170 शाही ड्रोन्स, 40 के करीब क्रूज मिसाइल्स और 140 के करीब आपके शहाब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। ज़्यादातर 97% इंटरसेप्ट कर लिए थे इजराइल ने अमेरिका की हेल्प के साथ। इस बार ईरान के पास 2 बड़े विकल्प हैं। एक तो वो लिमिटेड स्ट्राइक करे ताकि वॉर एस्केलेट ना हो, वो अपने प्रॉक्सीज को आगे करे। ज़्यादातर हिजबुल्ला, हमास, हाइती और जो सीरियन मलिशियाज हैं, जो शिया मलिशिया सीरिया और इराक में, उनका इस्तेमाल करे। नंबर 2 कि वो ऑल आउट हमला करे, ये चारों मिलके हमला करे और भीषण हमला करे इजराइल के ऊपर। उसका जो है डिसएडवांटेज ये है कि इजराइल ने और अमेरिका ने सीधी धमकी दी है कि हम भीषण पलटवार करेंगे, जिसमें जबरदस्त नुकसान हो सकता है ईरान का। बिल्कुल। अब ईरान को देखना है, फैसला करना है कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, अब एक और मदद कर रहा है सर, उसी बारे में आगे खबर है सर। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को उसी खबर के बारे में जानकारी देकर आप जरूर समझाएं। उससे पहले 2 स्तर पर आपने बताया कि 2 ऑप्शंस ईरान के पास हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि ईरानी हमला टालने की कोशिश इजराइल कर रहा है और ईरानी हमले से बचने के लिए इजराइल क्या टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि ईरानी बदले से बच नहीं पाएगा इजराइल। और ईरानी लीडर मोहम्मद सुल्तानिफर की ये वार्निंग है। दोहा में चल रही हमास इजराइल बैठक सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए। विनोद दत्ता सर, सवाल आपसे इस आधार पर आगे करूंगी क्योंकि उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि क्या ईरानी हमले से नहीं बचेगा इजराइल। ईरान के बड़े लीडर मोहम्मद सुल्तानिफर ने इजराइल को धमकी दी है और ईरान के पलटवार से नहीं बच सकता इजराइल, ये बात कह रहे हैं। ईरानी हमले से बचने के लिए वक्त खरीद रहा है इजराइल। और सुल्तानिफर ने भी दोहा में चल रही हमास इजराइल बातचीत को वक्त की बर्बादी तक करार दे दिया है। हालांकि उनके मुताबिक गाजा सीज फायर का झांसा देकर ईरानी हमला टालना चाहता है इजराइल। अमेरिका ने ईरान से सीज फायर की बातचीत तक हमला न करने की अपील की है। रिपोर्ट के आधार पर दावा तो यह भी किया जा रहा है, लेकिन इस पर सवाल से पहले एक और बड़ी खबर है क्योंकि इजराइल को धमकी पर अमेरिका ने अब ईरान को चेताया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने तक की धमकी दे दी है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त, जहां इजराइल को धमकी पर अमेरिका ने ईरान को चेताया है और इजराइल पर हमला किया तो विध्वंस होगा। ईरान ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब ईरान हमले की तैयारियों से अमेरिका में टेंशन, क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती को लेकर खबर है। अमेरिकी नौसेना की 1/3 फोर्स की तैनाती और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अमेरिकी सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मौजूद जरूर है। अमेरिकी वॉरशिप्स और 45,000 सैनिकों की मौजूदगी को लेकर भी खबर बड़ी है। लेकिन इन तैनाती के बाद, इन डिप्लॉयमेंट्स के बाद, इन पोस्चरिंग के बाद क्या कहना सही होगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अमेरिका, 1/3 अमेरिकी नौसेना मिडिल ईस्ट में तैनात होगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमान वाहक रूजवेल्ट मौजूद, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की डिप्लॉयमेंट और अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन मिडिल ईस्ट में मौजूद। खबर यह कि F-35, F-16 स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात है और 45,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी यहां मौजूद बताए जा रहे हैं। दत्ता सर, सवाल उसी आधार पर, क्या वाकई इजराइल ने भी टाइम बाय करने की कोशिश की है? क्या अमेरिका भी स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए ये बड़े फैसले लेने की अब कोशिश कर रहा है? देखिए, ईरान यकीनन टाइम बाई कर रहा है क्योंकि ईरान के पास जो आवाम का प्रेशर है, जो वहाँ रेडिकल्स हैं, उनका जो प्रेशर है कि ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए, ईरान को अटैक करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की सरकार वहाँ है, नरमपंथी हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि साहब, क्योंकि इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। अगर ईरान बिल्कुल खुलेआम, जैसा जनरल साहब ने कहा कि अगर वो सेकंड ऑप्शन अपनाता है कि इफ ही गोज फॉर ए ऑल आउट वॉर, तो ये जो वॉर है ये इस कदर एस्केलेट हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी। अमेरिका ने बिल्कुल अपना जो इरादा है वो साफ और वाजे कर दिया है, वो इजराइल के साथ है और ईरान को इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। आपने खुद जैसे बताया कि देखिए जिस तरह से अमेरिकन नेवी है, USS बल्कनी, लिंकन, वार, रूजवेल्ट, ये सब ऑलरेडी वहां उस एरिया में तैनात किए जा चुके हैं। 45,000 से ज्यादा की ट्रुप्स है। अगर आप देखें, अमेरिका ने यूक्रेन को काफी रसद देके उधर रशिया को एंगेज करके रखा हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेन घुस चुका है, जिससे रशिया की जो दखलंदाजी है वो ना हो। तो ये बिल्कुल साफ सिग्नल है कि ईरान को बिल्कुल, वो कहते हैं, विवेकपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए, वरना ये बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा। लेकिन कुछ तो रिटेलिएशन ईरान को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वहां के जो रेडिकल्स हैं, रिटेलिएशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने अगर टाइम बाय करने की कोशिश भी की है, तो प्रोफेसर राजन, क्या ईरान भाई इस वक्त फैसले उस आधार पर ले रहा है जहां वो जानता है कि अगर ये फुल स्केल वॉर होती है, अगर दूसरी ऑप्शन की भी हम बात करें, तो जाहिर सी बात है इजराइल की तरफ से भी तो उसके क्रूशियल ठिकानों को ही टारगेट किया जाएगा, इसलिए वहां वो सुरक्षा इस वक्त बढ़ाने को लेकर फैसले ले रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें भी दो कारण हो सकते हैं। देखिए, ये बैटल जो है ईरान और इजराइल के बीच में एक तरह से बैटल ऑफ डिग्निटी हो गया है, खासकर ईरान को, क्योंकि ईरान अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसमें वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है, वहाँ पे जो विद्रोह है उसकी संभावना बनती है। काफ़ी ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है कि वहाँ पे अंदर आके जिस ढंग से मारा गया उसके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को, कल के समय में उसके राष्ट्राध्यक्ष को भी मारा जा सकता है। तो इस तरह की जो सोच है उससे बदला लेना जरूरी है। उसके बदले में क्या अमेरिका कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, यह एक बहुत
बहुत बड़ा सवाल है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अगर सीज फायर डील में एक लुक्रेटिव, एक फेवरेबल डील अगर ऑफर किया जाता है ईरान को, तो एक ईरान को रोका जा सकता है, और दूसरा है कि पूरी तरह से ये धमकाया जाए कि हर हाल में अमेरिका और ब्रिटेन इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ईरान ने हमला किया इजराइल पे। हालांकि जिस तरीके की पोस्टरिंग सर अभी हो रही है, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया था क्योंकि आज एक और बड़ी खबर है जहां ईरान में अचानक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि ईरान की डिफेंस फोर्स सुपर हाई अलर्ट पर है और हाई रिस्क सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। ईरानी आर्मड फोर्सेस के चीफ ने इसको लेकर निर्देश तक दे दिए हैं। हाई रिस्क जोन में ड्रोन अटैक की आशंका भी जताई जा रही है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को अब केमिकल अटैक का खौफ है और ईरान को साइबर अटैक की भी आशंका है। ईरान के मिलिट्री सेंटर पर हो सकते हैं साइबर अटैक। ईरान के हाई रिस्क जोन में केमिकल अटैक का भी खौफ है। ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ ने इसको लेकर आशंका तक जता दी है। जीडी बख्शी सर, सवाल इस आधार पर आपसे करूंगी, उससे पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान में हाई अलर्ट है और ईरान ने अब हाई रिस्क जोन में अचानक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो फैसला लिया है उसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के 4 हाई रिस्क जोन में सुपर हाई अलर्ट है। ईरानी आर्मड फोर्स के चीफ जनरल बघेरी के ये निर्देश हैं। ईरान को आतंकी हमले, ड्रोन हमले की आशंका है और ईरान के मिलिट्री सेंटर्स पर साइबर अटैक हो सकते हैं। हाई रिस्क जोन में केमिकल अटैक की भी आशंका। हालांकि ये आशंका किस आधार पर मानी जाए सर, क्योंकि अभी जिस तरीके से एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि ईरान ने भी कहीं ना कहीं टाइम बाय करते हुए अपने इन्हीं हाई रिस्क जोन में हमलों की आशंका को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। बख्शी साहब, बेशक आपको याद होगा कि रूस ने जहाज पे जहाज, ये जो AN-96 जहाज, IL-76 जहाज, बड़े हेवी ट्रांसपोर्ट्स भेजे हैं, जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस वहां ईरान को दे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट ईरान को दे गए हैं ताकि जो इनकमिंग क्रूज मिसाइल्स हैं इजराइल के, अमेरिका के, उनको वो स्टाइमे कर सकता है। तो वो भी अपनी पूरी डिफेंसिव तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, टाइम बाई करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल और हमास का सीज फायर हो जाता है तो हम पलटवार नहीं करेंगे। तो इजराइल भी उनको पूरा खेल रहा है। इजराइल चाहता है कि ये जंग बढ़े और वो ईरान के उभरते न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए ईरान भी उकसा रहा है और वो अमेरिका को युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है। ईरान के आक्रामक तेवर देखकर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि भाई हम जो है इजराइल का सपोर्ट करेंगे और उसके लिए उन्होंने एब्राहम लिंकन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉय कर दिया है। बहुत सारे और जहाज डिप्लॉय किए हैं, एडिशनल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं, न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे इलाके में ले आए हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर जबरदस्त जंग एस्केलेट हो जाती है तो दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू लेंगी। जो कुछ इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वो ऑलरेडी अमेरिका में कह रहे हैं रिसेशन आ रही है। तो ये तो पूर्ण रूप से साहब सत्यानाश हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी का। बिल्कुल सही सर, लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसके तहत खबरें साफ हैं कि किस तरीके से अभी भी अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि वेस्ट बैंक में मारे गए 4 हमास लड़ाकों को लेकर एक और खबर है। आईडीएफ ने चलती कार को कैसे निशाना बनाया उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी। हालांकि शिनबेट और आईडीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। बैंक में कैसे हमास के लड़ाकों को उड़ा दिया गया, निशाना बनाया गया, वो तस्वीर आपने देखी। अब इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के बड़े अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें बिरगत रीशा बेस पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है और हिजबुल्लाह का दावा यह कि इजरायली हेडक्वार्टर तबाह करने में वो कामयाब रहे हैं। इजरायल के 10 मोबाइल बेस को तबाह करने का हिजबुल्लाह की तरफ से दावा।
10 आईडीएफ बेस को तबाह करने का दावा। वहीं हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर खबर यह कि 3 इजरायली इलाकों पर भी अटैक को अंजाम दिया गया है। इसमें शतुला इलाके में इजरायली बेस पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इसे निशाना बनाया। मैतुला पर भी हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई। तो हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि इस फ्रंट पर ये साफ दावे हिजबुल्लाह की तरफ से कि कैसे इजरायली बेस को उसने टारगेट किया, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम देने में वो कामयाब रहा। इसमें इंपॉर्टेंट थे इजरायली बेस जो उसके निशाने पर थे। और उसके बाद हम लोग की ये तस्वीरें सामने आते हुए दावा ये कि हिजबुल्लाह ने अब इस हमले को मिसाइल से अंजाम दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायल के डबल अटैक को लेकर भी खबर है। फाइटर जेट और आर्टिलरी से एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने दक्षिण अरब काउंटी को टारगेट किया है और आयता अश-शब में भी गोले बरसाए हैं। आपको बता दें नबाती में एयर स्ट्राइक से कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। प्रोफेसर राजन, अब यही वो बात जो अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इन हमलों को अंजाम, जो शुरुआत में हमने हिजबुल्लाह के अटैक की बात की थी, इन अलग अलग स्तर पर इजरायल को भी तो मुकाबला करना होगा। अगर हम ये मान के चले कि ईरान के यही प्रॉक्सी पूरी तरीके से इजरायल का अलग अलग फ्रंट पर घेराव करने में और ज्यादा इग्नाइट होते हुए हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं, तो देखिए, अगर इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक है, अगर उसमें अमेरिका या जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो जिस ढंग से अभी खतरा इजराइल को बना हुआ है, एक तरह से वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्योंकि अगर ये सारे फोर्सेस हिजबुल्लाह, हमास, हुती और अगर उसमें ईरान शामिल हो जाता है तो इजराइल अपने आप को डिफेंड वहाँ पे नहीं कर पाएगा। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन उस क्षेत्र में जो अभी बचा हुआ है, आप जानते हैं कि ईरान है, क्योंकि सऊदी अरब उससे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। तो वैसे में वो चाहता है कि जैसा कि बख्शी साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि इजराइल की स्ट्रैटेजी यह है कि वहाँ पे हर हाल अमेरिका को शामिल किया जाए और इस माध्यम से वो ईरान को किसी ढंग से अटैक कर पाए, ताकि कम से कम उसके न्यूक्लियर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उसको अटैक करके वो खत्म कर सके। तो इस चीज को ईरान भी समझ रहा है। ईरान अगर स्ट्रेटजी में डिले कर रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण यह है कि ईरान नहीं चाहता है कि ईरान पे अमेरिका अटैक करना शुरू कर दे डायरेक्टली। और आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स भी जिस ढंग की अभी चल रही है, वहाँ पे काफी संभावना है कि इस ढंग के एग्रेसिव एक्शन लेने से जो अभी रजीम है उसको फायदा हो सकता है। तो उसी कारण से अभी ईरान इसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। ईरान नहीं चाहता है कि इमीडिएटली उस पर बमबारी शुरू हो जाए अमेरिका और जो दूसरे फोर्सेस हैं उसकी तरफ। लेकिन अभी जिस तरीके की तैयारी और वॉर ड्रिल की अब तस्वीरें सामने आई हैं सर, ये इंपॉर्टेंट पोस्चरिंग की गई है और बड़े स्तर पर ईरान ने अपनी तैयारी के भी पूरे संकेत दे दिए हैं। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट, जहां कीव पर हमले को लेकर खबर बड़ी है। आपको बताएंगे कीव पर हमला शुरू, पुतिन का बदला, क्योंकि रूस के मिसाइल हमलों से थर्राए कीव को लेकर खबर। राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, रूस ने स्कैंडर मिसाइल से टारगेट किया है और कीव में कई जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मिसाइल मार गिराने तक का किया है दावा। हालांकि किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आगे आपके सामने। उससे पहले जानिए राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले के बाद ये तस्वीर सामने आई है, जहां रूस के मिसाइल हमलों से कीव कैसे थर्रा उठा। ये लेटेस्ट तस्वीर। हालांकि रूस ने स्कैंडर मिसाइल से टारगेट किया है। कीव में अलग अलग जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले को लेकर खबर बड़ी है। लेकिन अब जानिए किस तरीके से कीव में उत्तर कोरिया की मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। खबर यह है कि उत्तर कोरिया की KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ है इस्तेमाल। यूक्रेन जंग में रूस को मिसाइल उत्तर कोरिया दे रहा है और कीव सैन्य प्रशासन चीफ की तरफ से इसको लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस दावे के बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने और एक्सपर्ट से होगा सवाल। लेकिन उससे पहले अब किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस बार जो हमले हुए हैं उसमें यूक्रेनी जंग में रूस को मिली उत्तर कोरिया की मिसाइल का हुआ है इस्तेमाल। अब खबर आपके सामने, कीव पर बरसी उत्तर कोरिया की मिसाइल के बारे में आप
को बताया, लेकिन रूस के मिसाइल हमलों से कीव में दहशत की तस्वीरों के साथ साथ बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में पहली बार उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर कोरिया की 2 KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया है। 5 क्रूज मिसाइल और 8 कामिकाजी ड्रोन से अटैक को लेकर खबर है। कीव सैन्य प्रशासन चीफ सेरही पोपको का ये बहुत बड़ा दावा है। हालांकि बख्शी सर, ये दत्ता सर, मैं आपसे इस बारे में सवाल करना चाहूंगी क्योंकि इस वॉर फ्रंट में अब दावे तो ये कर दिया गया कि रूस की जो मदद उत्तर कोरिया की तरफ से पहुंचाई गई थी, अब इसी वॉर फ्रंट पर यूक्रेन के इलाकों में खासकर कीव, क्योंकि कीव पर कब्जा और कीव को तबाह करना इस वक्त युद्ध के कई सालों के बाद भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए थे रूस। हाँ बिल्कुल सुरभि, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए रूस का मेन एम ये था कि जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है, जो सबसे हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट, वो कीव था। लेकिन कीव को वो गिरा नहीं पाया। उसने काफी घेराबंदी वगैरह भी की और जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है या मिसाइल्स है उससे उसने एंगेज किया, एरियल प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल किया। लेकिन जब कीव काफी तहस नहस हो चुका था तो उन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन सेंटर से या जो उनका मरकज था उसको लवीव में शिफ्ट किया था। तो रूस ये चाहेगा कि किसी न किसी कीमत से कीव को वो गिरा सके, जिससे पहली बात तो एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है, और दूसरा ये है कि जो यूक्रेन का मोराल है वो डाउन होगा। लेकिन जिस तरह से सामरिक संसाधन अमेरिका मुहैया करा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन की फोर्सेस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें रूस की टेरिटरी में अगर कोई देश घुसा है तो वो यूक्रेन है। ये पुतिन साहब और रशिया के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि लोग पुतिन साहब की जो लीडरशिप है उस पर भी सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बख्शी सर, यही सवाल आपसे, क्योंकि कीव पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से क्या रूस का टारगेट है, और खबर को उस लिहाज से भी समझाइए जहां उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमलों को अंजाम दिया गया। देखिए, नेचुरली जो मिसाइल्स का एक्सपेंडिचर है वो बहुत हाई है इस वॉर में। इसके लिए वो इजराइल से, वो ईरान से शाही ड्रोन्स खरीद रहे हैं और नॉर्थ कोरिया से वो ले रहे हैं मिसाइल्स, जिसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, उनके आर्टिलरी शेल्स का भी इस्तेमाल किया है। बात देखिए ये है कि 2 हफ्ते पहले यूक्रेन ने कुर्स्क में सडन अटैक किया था। खबरें उनको वहां से आई कि जो माइंस लगा रखे थे रूस ने अपने इलाके में वो हटा रहे हैं ताकि वहां से बड़ा काउंटर अटैक किया जाए। इसको देखते ही अमेरिका ने ये खबर दी कि यहाँ तो साहब डिप्लॉयमेंट बहुत पतली है, माइन भी हटा दिए हैं खुद रूस वालों ने। तो उन्होंने सडन अपनी 1 ब्रिगेड, कोई कह रहे हैं 2 ब्रिगेड का इस्तेमाल करके उन्होंने एकदम से सडन सरप्राइज इस जगह पे हमला किया। खास डिफेंस थे नहीं, तो कोई 20-30 किलोमीटर पहले अंदर पहुंच गए। अब कह रहे हैं कि कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन रूस ने भी अब रिएक्ट करके जो कुर्स्क रिएक्टर की तरफ वो बढ़ रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ, उसको ब्लॉक कर दिया है, ईस्ट की तरफ ब्लॉक कर दिया है, और अब वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। ज्यादा देर ये टिक नहीं पाएंगे वहां पे, इनके एयर डिफेंस को उड़ा रहे हैं। जैसे ही एयर डिफेंस कवर उड़ा देंगे तो उनके फैब बॉम्ब से वो भारी बरसात यहाँ शुरू कर देंगे, और इनका या तो इनको विड्रॉ करना पड़ेगा या फिर ये वहां पे ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब चिड़चिड़ ये हो रही है कि जो रूस का हमला ईस्ट में चल रहा है, वहां से ट्रूप्स हटा के इन्होंने ये ऑफेंसिव तरीके से झोंक दिए। मोराल अप है, टिकटॉक में बड़ा फायदा हो रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फायदा हो रहा है, बड़े बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। लेकिन कब तक? सही कह रहे हैं सर, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल है जी। समय आती हूँ, एक और खबर आ रही है इस बीच। इनपुट ये है कि अब रूस के एक और इलाके पर हमले को अंजाम दिया गया है, और ये यूक्रेन की तरफ से एक और ड्रोन हमला बताया जा रहा है, जहां खबर है कि रोस्टोव में यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक हुआ है, और हमले से रूसी ऑयल डिपो में हुए धमाके की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि आग की लपटों में जिस तरीके से बड़ा इलाका घिर चुका है, उसकी ये तस्वीर देखिए। Вот оно все горит, дым столбом. अब रूस से जंग में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान को लेकर भी एक और खबर आ रही है। आपको बता दें, रूसी हमले में 10 हाइमार्स रॉकेट तबाह कर दिए गए हैं, और 24 घंटे में रूस ने
35 ड्रोन भी मार गिराए हैं। इसी हमले में फ्रांस मेड 2 हैमर बॉम्ब भी नष्ट हो गए हैं और यूक्रेनी सेना के 6 ब्रिगेड के सफाई का किया जा रहा है दावा। लेकिन क्या रूस के इन लगातार हमलों से यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है? पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि 24 घंटे में 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। रूसी अटैक में Su-24 बॉम्बर तबाह, 2 Mi-8 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी नष्ट। रशियन ब्लैक सी फ्लीट ने 2 ड्रोन बोट्स को भी उड़ा दिया है। Чё, блядь, хохлы? Стоили, блядь, 3 дня в Курске, блядь. Такому количеству, блядь, своих трупов, блядь. तो रूस के विनाशक हमलों से कैसे यूक्रेन दहल उठा है उसको लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि खबर है कि 24 घंटे में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत, वहीं 24 घंटे में 10 हाइमार्स रॉकेट्स को भी तबाह कर दिया गया। 24 घंटे में ही रूस ने 35 ड्रोन्स को भी मार गिराया है। Su-24 बॉम्बर, 2 Mi-8 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 ड्रोन बोट और फ्रांस मेड 2 हैमर बॉम्ब को भी नष्ट कर दिया गया है। और हमलों में यूक्रेनी सेना के 6 ब्रिगेड के सफाई का भी जिस तरीके से रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है, दत्ता सर, एक रिएक्शन इस लिहाज से समझना जरूरी, क्योंकि रूस ने तो एक बार फिर से इन हमलों के तहत दावे कर दिए कि जितनी भी मदद यूक्रेन को हर फ्रंट पर मिल जाए उन सभी को वो तबाह करने में कामयाब है। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कुर्स्क पे जो अटैक था और यूक्रेन को जो सफलता मिली थी वो यकीनन रूस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट था। और उसकी जो सेनाएं जो गेम्स पहले कर रही थी, उन्होंने देखा कि यूक्रेन के जो ट्रुप्स हैं वो नॉट ओनली अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जैसा अभी जनरल साहब ने भी बताया कि उसने जितने भी आपके जो डेप्थ एरियाज में या जो उसके रिजर्व आर्मामेंट थे उनको उसने रीडिप्लॉय किया है। और वो ये चाहेगा कि वहां से यूक्रेन को डिसलॉज करे और मैक्सिमम कैजुअलिटीज उन पे इन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि रूस भी ये समझता है कि भाई ये जो चाल है वो क्यों चली गई है, क्यों उसको जो यूक्रेन साधन दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रशिया एक बहुत ही हैवी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। और आपने देखा है कि वहां यूक्रेन को काफी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ रहा है और अल्टीमेटली यूक्रेन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर, कुर्स्क प्लांट पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसको लेकर रूस कैसे भड़का हुआ है और रूस कैसे साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर ये साजिश है तो इस साजिश का अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, एटमी प्रोवोकेशन पर रूस किस तरीके से भड़क रहा है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ तो महाविध्वंस करेंगे, कुर्स्क प्लांट पर अटैक हुआ तो जबरदस्त पलटवार होगा और प्लांट पर हमला कर रूस के खिलाफ साजिश, रेडिएशन फैलाने की साजिश यूक्रेन कर रहा है। तो न्यूक्लियर प्रोवोकेशन, रूस से विध्वंसक एक्शन। क्यों? क्योंकि यूक्रेन से न्यूक्लियर प्रोवोकेशन पर रूस ने बड़ी धमकी दे दी है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया तो यूक्रेन को विनाशक जवाब मिलेगा। कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रूस को बदनाम करने का प्लान। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रूस में रेडिएशन आपदा की कोशिश और यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, 2005 के यूएन प्रस्ताव का उल्लंघन। आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से राजन सर, ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई ये एक साजिश के तहत किया जा सकता है? जो आशंकाएं या जो संभावनाएं रूस की तरफ से इसको लेकर जताई जा रही हैं? देखिए, युद्ध में संभावनाएं जो बनती हैं वो किसी भी तरफ से हो सकता है, इसमें मिसचीफ भी हो सकता है। तो हम संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। कुर्स्क का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिएक्टर है, और आप यह मान के चलें कि अगर उस पर कोई भी उससे रेडिएशन लीक होता है तो वो केवल रूस को नहीं डैमेज करेगा, वो पूरा क्षेत्र जो 1000 किलोमीटर का एरिया है उसको डैमेज करेगा, जिसमें कि जितना रूस प्रभावित होगा उससे ज़्यादा यूक्रेन प्रभावित होगा और बेलारूस से लेकर यूरोपियन कंट्री भी प्रभावित होंगे। क्योंकि जिस ढंग से वाटर मूव करता है, जिस ढंग से हवा मूव करता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो यह इसमें जो 3 लेयर प्रोटेक्शन की बात यूनाइटेड नेशन कर रहा है, जैसा कि ज़ैपोरिज़िया में युद्ध के बावजूद भी उस पर हमला नहीं हुआ, तो कोशिश यह हो रही है कि इस न्यूक्लियर प्लांट को भी हर हाल में बचाया जाए। और यूएन के जो एजेंसीज हैं, एटॉमिक एजेंसीज हैं, उन्होंने
उन्होंने स्टेटमेंट और अपने आदमी को वहां डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों देश नहीं चाहेंगे कि उस पर हमला हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे में कोई भी थर्ड पार्टी मिसचीफ कर सकता है और उससे हमेशा बचना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन रूस में रेडिएशन डिजास्टर की बहुत बड़ी साजिश को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो सकते हमले को लेकर खबर बड़ी है। तो आपको बता दें, इस वक्त इस फ्रंट पर रूस में रेडिएशन डिजास्टर की बहुत बड़ी साजिश और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो सकता है हमला। कुछ न्यूक्लियर प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर जो बड़ा दावा किया है, आपको बता दें यूएन और IAEA से दखल देने तक की मांग की गई है। तो यूक्रेन की डर्टी साजिश को लेकर भी एक्सपर्ट से हमने बात की। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में जान लीजिए, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला हो सकता है। यूक्रेन के टारगेट पर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस में मैन मेड रेडिएशन डिजास्टर की यह साजिश, रूसी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र और IAEA से भी दखल देने की मांग कर दी है। हालांकि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्रोवोकेशन पर एक्शन UN ले, रूस की तरफ से यह बात कही गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कुर्स्क में ही रूसी सैनिकों के सरेंडर को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। और यह दावा क्या, यूक्रेन ने कई सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया है। रूसी सैनिकों को पेड़ तक से बांध दिया गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, रूसी सैनिकों को पीटते नजर आ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने सरेंडर का ये वीडियो जारी किया है। और कुर्स्क में ही चेचन फोर्स के बड़े पलटवार को लेकर भी इस वक्त एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। यूक्रेन के कई सैनिकों को बंदी बनाया गया है और यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। हालांकि भारी तादाद में हथियारों की बरामदगी को लेकर भी खबर है। और यूक्रेनी घुसपैठ पर बड़ा दावा, बड़ा खुलासा। और कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ पर यह बहुत बड़ा खुलासा है, जहां 1 साल से घुसपैठ का प्लान यूक्रेन बना रहा था। डोनबास में रूसी कब्जे का जवाब, कुर्स्क में हमला। और यूक्रेनी सरकार के सलाहकार की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे के बारे में जीडी बख्शी सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले कुर्स्क में घुसपैठ और डोनबास का जवाब, इंफॉर्मेशन कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ पर बहुत बड़े खुलासे के आधार पर कि 1 साल से घुसपैठ का यह प्लान यूक्रेन बना रहा था। डोनबास फ्रंट लाइन पर रूसी बढ़त रोकने का यह प्लान। हालांकि यूक्रेनी सरकार में बड़े सलाहकार की तरफ से किया जा रहा है दावा कि 6 अगस्त को कुर्स्क में हमला कर कई रूसी बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया और असली मकसद कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। बख्शी सर, ये वाकई क्या एक प्लानिंग के तहत ही किया गया और यही वजह है कि रूस जिस आधार पर ये स्पेक्युलेट कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करते हुए रेडिएशंस फैलाने और ये पूरी साजिश को लेकर ही रूस इस आधार पर दावे कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये प्लानिंग काफी देर से चल रही है। जो पीस टॉक का इन्होंने बहाना स्वांग किया, वो केवल डिसेप्शन ऑपरेशन था कि रूस थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, रूस सोचे कि हाँ अब तो बातचीत होने वाली है। ये तीसरी बार कर रहे हैं। मिन्स्क टॉक का फायदा उठाकर इन्होंने यूक्रेन की फौजी तैयारी करी। फिर उन्होंने जो अप्रैल 22 का सीजफायर की पूरी टॉक्स हो गई थी, जिसके तहत रूस ने अपनी फौजें कीव से हटा ली थी। वो ड्रामा बनाया कि हमने धकेल दिया, ये किया और लास्ट मिनट पे पीस टॉक को रद्द कर दिया। और फिर भी जो है रूस का उस टाइम बेवकूफ बनाया था। अब ये तीसरी बार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत आक्रोश है। और इस अटैक का एक टारगेट था, क्यों बिल्कुल वहां कोई डिप्लॉयमेंट थी नहीं रूस की, खाली एरिया था। अमेरिकन सैटेलाइट्स ने दिखा दिया और ये लोग बड़े चार्जिंग करते हुए गए वहां पे। और पहला प्लान था कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट, उसको जाके उस पे बमबारी करना ताकि वो रेडिएशन फैलाए। ये सही बात है, लेकिन रूस ने ये देख लिया और उन्होंने सबसे पहला जो रास्ता ब्लॉक किया है वो है नॉर्थ का,
कुर्स्क की जो तरफ जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट की तरफ, फिर ईस्ट का रास्ता ब्लॉक किया, वेस्ट का रास्ता अभी तक वो कल तक पूरा ब्लॉक नहीं कर पाए थे, वहां पे कुछ हरकत थी यूक्रेन की, लेकिन अब खबरें आ रही कि ब्लॉक कर दिया है उन्होंने। इनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उड़ा दिए हैं, हाइमार उड़ा दिए हैं जो इस अटैक को सपोर्ट कर रहे थे, और अब वो जो है ताबड़तोड़ हमले करेंगे अपनी एयरफोर्स से, फैब जो FAB बॉम्ब्स हैं उनके साथ। तो मुझे तो कम उम्मीद है कि ज्यादा लोग बच पाएंगे इस ऑफेंसिव के अंदर, और ये तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा यूक्रेन के लिए, जो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे ईस्ट के हमले रोकने के लिए। ईस्ट से रूस ने कोई ट्रूप्स नहीं हटाए, पवर्स की तरफ वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोई 7-8 किलोमीटर दूर हैं। जी, लेकिन अब चीन किस तरीके से बड़ी मिलिट्री मूवमेंट्स कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब एक और ऐसे फ्रंट से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे और एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि चीन वाया रूस प्लान घिर गया ताइवान। आपको बता दें चीन की सड़क पर बड़ी मिलिट्री मूवमेंट को लेकर खबर है। आपको बता दें टैंक्स के साथ आगे बढ़ते दिखे चीनी सैनिक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ सैनिकों की मूवमेंट, तटीय इलाकों में डिप्लॉयमेंट की खबरें सामने आ रही हैं। तो ताइवान स्ट्रेट में चीनी सेना की इस मूवमेंट का आखिर मतलब क्या है और इस डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। उससे पहले खबर जानिए, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में घुसे चीन के 13 मिलिट्री प्लेन, 12 चीनी विमानों ने मध्य रेखा पार की है और ताइवानी एयर डिफेंस जोन में चीनी विमान घुस गए हैं। आपको बता दें 7 चीनी शिप ताइवान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। तो ताइवान को घेर रहे चीन के बारे में खबर यह कि 24 घंटे में 13 मिलिट्री प्लेन और 7 चीनी शिप की मूवमेंट देखी गई है और ताइवान के पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण पश्चिम डिफेंस जोन में मूवमेंट को लेकर खबर है। शुक्रवार को ही 13 मिलिट्री प्लेन और 10 शिप ताइवान स्ट्रेट में दिखे हैं। गुरुवार को 6 चीनी विमान और 11 वेसल ताइवानी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक देखे गए हैं। हालांकि अगस्त में अब तक चीन के 300 वॉर प्लेन और 200 शिप की मूवमेंट को लेकर भी खबर है। आप तमाम एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।